बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान नसीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो साबिक़ सीनियर रहनुमा जिनमें चौधरी एतज़ाज़ अहसन साहब और सरदार लतीफ़ ख़ान खोसा साहब शामिल हैं। इन दोनों रहनुमाओं ने एक बड़ा दावा किया है। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि वो दावा क्या है और उसकी तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, और फिर उस दावे में कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, किस मामले पे इतना बड़ा दावा पीपल्स पार्टी के दो वकला सियासी रहनुमाओं ने किया है। तो इस बड़ी ख़बर से हम अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे, और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दूसरी बड़ी अहम ख़बर है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के हवाले से, जिसका टाइटल, जिसका स्लग थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़ा। तो पहली ख़बर की डिटेल आपके सामने रखने के बाद दूसरी ख़बर की तफ़सीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन ख़बरों से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले, चूँकि आज खुशी का त्यौहार है, ईद कुर्बान है, सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का दिन है, तो मेरी तरफ़ से आप तमाम देखने वालों को बकरीद की, ईद कुर्बान की, ईद की खुशियों की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आम तौर पे जो ईद कुर्बान पे होता है कि कब कसाई आएगा, कुर्बानी करेंगे, पकवान तैयार करेंगे, कलेजी तैयार होगी, मटन तैयार होगा और पुलाव तैयार किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें या तो आप इससे गुज़र चुके होंगे या फिर ये आपके घरों में चल रही होंगी। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी ज़ात की बात है, तो मैं तो क्योंकि घर में कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा हैं और कसाई एक है, तो मैंने जो कुर्बानी ख़रीदी है वो तो कल की जाएगी। तो कल कुर्बानी के बाद एक नए वीलॉग के साथ, एक नए वीडियो लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। लेकिन जहाँ तक आज के प्रोग्राम की जो ख़बरें हैं, जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा कि पीपल्स पार्टी के दो साबिक़ रहनुमाओं ने एक बड़ा दावा किया है और मैंने उनके नाम भी आपको बताए। तो कल तो वैसे मैंने आपके साथ ये ख़बर तो शेयर कर दी थी कि सरदार लतीफ़ ख़ान खोसा साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एतज़ाज़ अहसन साहब ने जो पटिशन दायर की है, उसमें तो वो कह रहे हैं कि फ़ौजी अदालतें नहीं बन सकती। लेकिन माज़ी में उनके वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं कि सरदार खोसा साहब जो हैं, लतीफ़ खोसा साहब जो हैं, वो किस शदोमत के साथ जो है वो फ़ौजी अदालतों की वकालत करते रहे। उनके हक़ में टॉक शो में आके जो है वो आर्गूमेंट करते रहे। लेकिन अब वो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ हैं कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल किसी सूरत हो ही नहीं सकता। लेकिन नाज़रीन, अगर लतीफ़ खोसा साहब का ये मौक़िफ़ माज़ी में रहा, आज उनका जो मौक़िफ़ है वो उससे बरअक्स है, माज़ी के मौक़िफ़ से मुनाफ़ी दिखाई देता है। ये जो एतज़ाज़ अहसन साहब सुप्रीम कोर्ट में पटिशन लेके गए हैं, किसी ने मुझे बताया, मुझे उसका नाम ज़हन में नहीं आ रहा, मैंने बहुत ज़ोर डाला कि मैं याद कर सकूँगा किसने बताया था। 1990 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत हुआ करती थी, उस वक्त भी कराची और हैदराबाद में फ़ौजी अदालतें बनाने की बात हुई थी। लेकिन उस वक्त जो एतज़ाज़ अहसन साहब थे, जिसने मुझे ख़बर दी, जिसने बताया कि जो पटिशन लेके गए एतज़ाज़ अहसन साहब सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के कोर्ट मार्शल के ख़िलाफ़, ये तो मोहतरमा के उस दौर में जब वो 88 से 90 तक मुल्क की वज़ीर बनी थी, ये तो ख़ुद फ़ौजी अदालतों के हक़ में थे और मोहतरमा को कहा करते थे कि आप, ये जो आपसे कहा जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फ़ौजी अदालतें बना दें, आप क्यों अपनी हुकूमत को ख़तरे में डालती हैं, इनका फ़ैसला मानें और फ़ौजी अदालतें बना दें कराची के लिए, हैदराबाद के लिए। लेकिन मोहतरमा ने, क्योंकि बाकी पार्टी के लोगों को भी देखना था, उन्होंने ये फ़ैसला मुस्तरद कर दिया फ़ौजी अदालतों को बनाने का। और उसके बाद हामिद मीर साहब के मुताबिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की जो हुकूमत थी उसको टॉपल किया गया और फिर नए इलेक्शन हुए जिसमें नवाज़ शरीफ साहब जीते और मुल्क के पहली मरतबा वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। तो ये थोड़ा सा पस मंज़र भी था हमारी पहली ख़बर का। अब दोनों सियासी रहनुमाओं ने दावा क्या किया है। अभी दोनों सियासी रहनुमा ये कहते हैं कि वो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जिसे CAC कहते हैं, वो उसके रुकन हैं। उनकी रुकनीत उनकी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से उन्हें कोई निकालने का फ़ैसला नहीं कर सकता, चाहे वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों, चाहे वो आसिफ अली ज़रदारी साहब क्यों ना हो। अगर नाज़रीन हम टेक्निकली देखें या लीगली देखें तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं तो एक आम नोटिस करके तो इन्हें पार्टी से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला के ही इनकी रुकनीत को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन सवाल नाज़रीन ये है कि इतना दावा तो इन्होंने कर दिया कि आज भी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आसिफ अली ज़रदारी ने और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने फ़ैसला कर लिया है, कल को अगर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होता है तो क्या उसके जो अरकान हैं
वो पीपल्स पार्टी के आसिफ अली ज़रदारी साहब का और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, जो कि पार्टी के असल सरबराहान हैं, पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, सब कुछ उसी का है पार्टी में, वही फ़ैसले करते हैं। अगर इन दोनों ने फ़ैसला कर लिया है बाप बेटे ने, तो पार्टी के दीगर अरकान क्या इस फैसले को इंडोर्स नहीं करेंगे? यानी आप ऐसा दावा कर रहे हैं कि जो हमारी मुल्क के अंदर सियासी जमातों में मामला जिस तरीके से चलते हैं उससे बिल्कुल बरक्स है। बेशक आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, उसमें तरीक़ाकार के मुताबिक आपको नहीं निकाला गया, लेकिन अगर पार्टी हेड ने फैसला कर लिया है, ज़रदारी ने फैसला कर लिया है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फैसला कर लिया है, तो उसके बाद बेशक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास नहीं भी बुलाया गया, जब भी बुलाया जाएगा इस फैसले की तौसीक कर दी जाएगी। तो दावा अपनी जगह पे, लेकिन इसमें हकीकत और सदाकत ये है कि जब भी पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा, उसमें दोनों को पार्टी से निकालने का जो फैसला किया गया इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के बाद, इस फैसले की तौसीक कर दी जाएगी। अब नाज़रीन, अगली जो खबर है वो भी आपके साथ, उसका मैंने थंबनेल पे जिक्र नहीं किया बल्कि ज़िक्र करना रह गया। वो भी खबर नाज़रीन इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के हवाले से है। खान साहब अपनी दौरे हुकूमत की मईशत के हवाले से तो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अब खान साहब अपने दौर में जो चेयरमैन FBI लेके आए थे शब्बर जैदी साहब, बड़ा उन्हें मना के बड़े दावों के साथ के इतना टैक्स कलेक्ट करेंगे और जो FBI के मामलात हैं उनको बेहतर कर पाएंगे शब्बर जैदी साहब। तो शब्बर जैदी साहब ने भी ये दावा किया है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी और IMF के साथ मुआहिदा नहीं हो रहा था, तो मैंने जाके इमरान खान साहब को बताया था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच चुका है, मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। और फिर शब्बर जैदी साहब अपने स्टेटमेंट में ये भी कहते हैं कि फिर जब असद उमर साहब को बुलाया गया जो कि फ़ाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने आके इस बात का एतराफ़ किया, मेरी बात को माना उन्होंने इमरान खान साहब के सामने कि हालात कुछ ऐसे ही हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर सकता है। और फिर अगली बात शब्बर जैदी साहब ने ये की कि इमरान खान साहब की अपनी कोई मुआशी पॉलिसी नहीं थी, यानी खान साहब हुकूमत में आ गए, हुकूमत में आने से पहले मुल्क की मईशत के हवाले से जो दावे करते थे कि हम कर्ज़े ख़त्म कर देंगे, कर्ज़े उतार देंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, IMF के पास जाने से बेहतर है मैं मर जाऊँ, मैं मौत कबूल कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा। लेकिन हुकूमत में आ गए, ये ऐसा कोई प्लान नहीं था कि IMF के पास नहीं जाना तो हम करेंगे क्या, ऐसा कोई प्लान नहीं था। अब भी खान साहब हुकूमत से बाहर हैं, अब भी खान साहब ये दावे करते हैं कि हमारी मईशत जो है वो सबसे बेहतर थी, बल्कि 75 साल सबसे बेहतरीन हमारी मईशत थी। अब ये बात क्यों बार बार बताना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग शऊर रखते हैं उन्हें तो समझ आ जाती है, लेकिन बहुत सारे दोस्त बातों को नहीं समझ पाते, तो इसलिए बार बार बताना ज़रूरी होता है। अब जब खान साहब हुकूमत छोड़ के गए, उस पर यानी यहाँ से शुरू करते हैं कि जब खान साहब को हुकूमत मिली तो मुल्क के ऊपर कोई $25 बिलियन का कर्जा था, यानी आपने गैर मुल्क के जो कर्जा अदा करना था वो $25 बिलियन था। और खान साहब भी कहते थे कि मुल्क की मईशत का ये बेड़ा गर्क करके गए हैं। अब खान साहब से जब हुकूमत ली गई तो खान साहब तकरीबन कोई $45 बिलियन का कर्जा जो है वो छोड़ के गए, यानी 25 वो जो पहले था और 20 उसमें इजाफा करके खान साहब $45 बिलियन का जो कर्जा है वो छोड़ के गए। अब वो $25 बिलियन वाली मईशत खान साहब कहते हैं ख़राब थी, लेकिन मैं जो $45 बिलियन की मईशत छोड़ के गया, $20 बिलियन का मैंने और कर्जा पाकिस्तान के अवाम पे चढ़ा दिया, वो मईशत बेहतर थी। अब ये आम से बंदे को भी बताएं कि अगर आपने 25 रुपये अदा करने हो वो ज़्यादा आसान है, अगर आपने 45 रुपये अदा करने हो तो वो ज़्यादा आसान है, किस में पाकिस्तान को ज़्यादा मुश्किल होगी। मैंने एक मिसाल रखी है। तो ये भी एक बड़ी अहम ख़बर है कि उनके अपने दौर के चेयरमैन FBI जो है खान साहब की माशी पॉलिसी के हवाले से, माशी प्लान के हवाले से दावा किया कि कोई प्लान ही नहीं था और उनके दौर में पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था। अब आ जाते हैं कि वो 7 फ़ौजी जर्नील कौन हैं जो हाजिर सर्विंग थे और इमरान खान साहब को सपोर्ट करते थे, और क्या उनमें कोई अभी भी फ़ौज के अंदर मौजूद है। लेकिन इससे पहले कुछ रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान की भी बात की गई है कि जिन्होंने खान साहब को इस्तेमाल किया, जिनके अपने कुछ मफादात थे। ये क्या मामला है, ये कौन से फ़ौजी अफसरान हैं और किसने दावा किया है? ये नाज़रीन दावा किया है रऊफ़ कलासरा साहब ने। रऊफ़ कलासरा साहब का परसों एक कालम आया अखबार में जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक अहम सोर्स का कहना है कि खान को चंद रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान ने भी मरवाने में अहम किरदार अदा किया। यानी आजकल जो खान साहब की हालत ज़ार है, हालत ज़ार जैसी खान साहब की सूरत हाल है, तो रऊफ़ कलासरा साहब ये कहते हैं कि अहम सोर्स का कहना है कि खान को चंद रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान ने मरवाने में अहम किरदार अदा किया। इन साबिक़ जनरलों के मौजूदा या साबका क़यादत के साथ अपने कुछ इशूज़ थे, इन्होंने खान के कंधे इस्तेमाल किए। इन्होंने खान को जाके यकीन दिलाया कि अगर इन्होंने फ़ौज की मौजूदा क़यादत के ख़िलाफ़ इस तरह का जारहाना रवैया अख्तियार किया तो फ़ौज के अंदर से बहुत से इनके जो हामी हैं वो बगावत कर देंगे।
यानी खान साहब के जो हामी हैं और जो उन रिटायर्ड अफसरान के जो हामी हैं वो फ़ौज में बगावत कर देंगे और इमरान खान साहब को दोबारा वज़ीर आज़म बनवा देंगे। और रऊफ़ खलासा साहब कहते हैं कि खान साहब की सादगी देखें कि वो इस बात पर यकीन कर बैठे ऐसा मुमकिन हो सकता है, बस लोगों को टारगेट देना था और प्लान करना था। यानी रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान ने रऊफ़ खलासा साहब ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान को मिसगाइड किया और ये जो 9 मई को हुआ इसके पीछे साबिक रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान की सोच थी। अब आ जाते हैं कि 7 फ़ौजी अफसरान जो इमरान खान साहब के हमायती रहे हैं या हैं, उनमें किन किन के नाम है जो मैंने थंबनेल पे जिक्र किया। ये नाज़रीन इरफान सदीकी साहब का परसों का कॉलम है जिसमें इरफान सदीकी साहब ये कहते हैं कि जनरल पाशा, जनरल ज़हुरुल इस्लाम, जनरल रिजवान अख्तर जो कि साबिक DGI से भी रह चुके हैं, कोर कमांडर कराची रह चुके हैं और DG रेंजर रह चुके हैं ग़ालिबन, और जनरल फैज़ हमीद, जनरल आसिम सलीम बाजवा, जनरल आसिफ गफूर फ़ौज की इज़्ज़त व वक़ार को प्रोजेक्ट इमरान खान की भट्टी में झोंकते कदम आगे बढ़ाते रहे। अब ये जो 6 जनरलों के नाम हैं इसमें तमाम रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जनरल आसिफ गफूर साहब जो हैं इस वक्त फ़ौज में मौजूद हैं। तो ये एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम है इरफान सदीकी साहब का, वज़ीर-ए-आज़म के मामले, साबिक वज़ीर इमरान खान के साबिक मामले ख़ुसूसी इरफान सदीकी का, कि आसिफ गफूर साहब भी प्रोजेक्ट इमरान खान के अंदर अपना हिस्सा डालते रहे। और 7वें जो जर्नील हैं उसके बारे में इरफान सदीकी साहब भी लिखते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अपना तन मन धन जो है इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए जो है वो लगा दिया और इस प्रोजेक्ट के यानी प्रोजेक्ट इमरान खान के वो डायरेक्टर बन गए और नहायत तेज़ी के साथ इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। सदीकी साहब भी लिखते हैं कि मेरी जनरल बाजवा से अच्छी जान पहचान थी और मैंने उनकी तकर्री में किरदार भी अदा किया था। मुझे हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि वो मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ऐसा सलूक करेंगे। तो ये इरफान सदीकी साहब ने दावा किया। अब 3 बड़े सहाफ़ियों का क्या कहना है इमरान खान साहब के बारे में, उन्होंने कैसे खान साहब की बैंड बजाई है। तो सबसे पहले तो नाज़रीन रऊफ़ खलासा साहब के उसी कॉलम का एक और पैराग्राफ मैं आपके सामने रखूँगा। रऊफ़ खलासा साहब कहते हैं कि वही 9 मई वाली प्लानिंग अब खान साहब के गले पड़ गई है। फ़ौज अब खुल के सामने आ गई है। इसने 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अपने सीनियर अफसरान को सज़ाएँ देकर एक पैगाम दिया है। यानी फ़ौज ने जो अपने सीनियर अफसरान की बरतरफ़ी की है, ये इक़दामात उठा के फ़ौज ने पैगाम दिया है चेयरमैन PTI इमरान खान को और उनके हामियों को कि जो जंग उनकी तरफ से शुरू की गई उसका अंजाम अब इस्टेब्लिशमेंट करेगी। और DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारों के नज़दीक ना सिर्फ एक ट्रेलर था बल्कि दरअसल एक पैगाम था कि आने वाले दिनों में यानी ईद के बाद जो है कुछ होने वाला है। एक सोर्स का कहना है कि फ़ौज हमेशा अपने 3 स्टार जनरलों को सज़ा देने से गुरेज करती रही है ताकि ये ट्रेंड शुरू ना हो जाए कि 3 स्टार जनरलों का जो है एहतसाब हो। लेकिन 9 मई के बाद जो सज़ाएँ दी गई हैं जनरलों को, फ़ौजी अफसरान को, इससे वाज़ेह है कि बात दूर निकल गई है। सवाल यह है कि इमरान खान अब भी समझते हैं कि मैं कल्ला ही काफ़ी हाँ, खान जंग छेड़ तो बैठा है। रऊफ़ खलासा साहब कह रहे हैं क्योंकि खान साहब अपने दौरे हुकूमत में दावा करते रहते थे कि मैं अपनी सियासी मुखालफिन के लिए कल्ला ही काफ़ी हूँ। तो खान साहब ये जंग तो छेड़ बैठे हैं, लेकिन इस जंग का अंजाम कौन लिखेगा? वही पुरानी बात कि जंग अज़ीम 2 में जर्मनी और जापान हमलों में पहल तो कर बैठे थे, लेकिन इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं लिखा। लेकिन इन दोनों को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जापान को और जर्मनी को। अब इसके बाद नाज़रीन जो अगला कॉलम लिखते हैं वो नाज़रीन लिखते हैं अपना सलीम साफ़ी साहब। सलीम साफ़ी साहब नाज़रीन ये कहते हैं कि PTI का मुनज़्ज़म मनसूबा था। फ़ौज को इस बात का यकीन है कि ये PTI का ना सिर्फ मुनज़्ज़म मनसूबा था बल्कि इसके पीछे बैरूनी पाकिस्तानी दुश्मन नासर का हाथ भी था। चुनांचे अब PTI को सिक्योरिटी इदारे और अंदरूनी सियासत के आईने में नहीं बल्कि रियासत के ख़िलाफ़ इदारे जो हैं, सिक्योरिटी इदारे जो हैं, PTI को रियासत के ख़िलाफ़ बगावत की कोशिश के जुर्म की नज़र में देख रहे हैं। पहले इशारे के नामे में पैगाम दिया गया कि जो इमरान खान के साथ खड़ा रहेगा उसे फ़ौज को लड़ाने की साजिश करने वाला की तरह डील किया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने इस मामले को हल्का लिया। हालांकि 9 मई के बाद कुछ वक्त तहकीकात में लगा, कुछ वक्त अपनी सफ़ों को दुरुस्त करने में लगा। अब लगता है ईद के बाद, रऊफ़ खलासा साहब ईद के बाद की बात कर रहे हैं, सलीम साफ़ी साहब ईद की बात कर रहे हैं और सलीम साफ़ी साहब ये कहते हैं कि ईद के बाद फ़ैसला कून कार्रवाइयाँ शुरू होंगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, लेकिन ये बात अज़र मन अल शम्स है, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, अदायगी गलत हो सकती है, कि इमरान खान को अब इसी तरह डील किया जाएगा जिस तरह से रियासत के ख़िलाफ़ साजिश करने वाले नासिर को डील किया जाता है। और इसके साथ देने वालों के साथ वही सलूक होगा जो अल्ताफ़ हुसैन के साथ देने वालों के साथ होता रहा। इमरान दारों या फिर बाज़ मीडिया पर्सनस के इमरान दाना रवैये से जो थोड़ा बहुत अशकाल, ये कहाँ पे है, ये हाँ, चलें यहाँ पे मेरे ख्याल में मैं आगे निकल आया हूँ, तो यहाँ से शुरू करते हैं जी आगे चल के।
हाँ मगर हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये आ गया जी यहाँ पे। पीटीआई के वाबस्तगान और ईमानदारों के लिए मेरा पैगाम है कि जनरल कमर जवेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर, जनरल फैज़ हमीद और जनरल नदीम अंजुम की शख्सियात और तरजीहात में फ़र्क जान के जियो। जो ये फ़र्क ना कर सका वो मारा जाएगा, ये सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं। अब आ जाते हैं कि हामिद मीर साहब ने क्या दावा किया है। हामिद मीर साहब का सिर्फ आखिरी पैराग्राफ पढ़ूंगा, ज़्यादा वक्त नहीं लेना आपका मैंने। हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि सबसे पहले तो ये तासुर देना बंद करें कि जो गिरफ्तारियाँ, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने रवैये में तब्दीली यानी वो कह रहे हैं हामिद मीर साहब के तहरीक इंसाफ को क़यादत को अपने रवैये में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये तासुर देना बंद करें। पीटीआई वाले के जो गिरफ्तारियाँ, मुकदमे और पाबंदियाँ आज हैं वो पहले कभी किसी पे नहीं थी। अगर आज तहरीक इंसाफ पे झूठे मुकदमे हैं तो इन्हें तस्लीम करना होगा तहरीक इंसाफ को कि जब वो हुकूमत में थे तो उन्होंने भी सियासी मुखालफिन पे झूठे मुकदमात बनाए थे। इन्हें तस्लीम करना होगा कि आज फ़ौजी अदालतें बनाई गई थी तो माजी में भी यही काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में होता रहा, सिविलियन का कोर्ट मार्शल होता रहा। ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं। और आगे चल के वो कहते हैं एक काम जो पहले कभी नहीं हुआ था लेकिन वो काम सिर्फ इन्होंने किया, यानी तारीख में अगर कोई काम नहीं हुआ था वो काम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। पहली दफ़ा एक सियासी जमात ने GHQ समेत दीगर फ़ौजी तनसीबात पे हमले का मनसूबा बनाया, पकड़े भी गए और मानते भी नहीं। तो ये तीन साफ़ियों ने, रऊफ़ कलासरा साहब ने, हामिद मीर साहब ने और सलीम साफ़ी साहब ने इमरान खान साहब के बयानिए की बैंड बजा के रख दी है। तो ये रहा नाज़रीन आज का हमारा प्रोग्राम। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।